कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में ही लेजेंड बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही लेजेंड का तारुफ आपसे कराने जा रहे हैं। 14 अगस्त 1922 सियालकोट के सिख खत्री ख़ानदान में पैदाइश। बाप का नाम डॉक्टर गुरबख्श सिंह और माँ का नाम पूरन देवी। मुल्क गुलामी के अंधेरों में नफ़रत की कहानी लिख रहा था। फिरंगी घोड़ों की टाप से हर हिंदुस्तानी खौफज़दा था। गुलामी की बेड़ियों को जल्द से जल्द तोड़ फेंकना चाहता था। इन हिंदुस्तानियों में नन्हा कुलदीप भी शामिल था, जिसे गुलामी रास न आई और बचपन में ही नन्हे कुलदीप के बागी ख्यालात ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। आज सारी दुनिया उनके कलम का लोहा मानती है, मगर उर्दू ज़बान को इस बात पर फ़ख्र है कि कुलदीप नैयर ने अपनी सहाफ़त का बाज़ाब्ता आगाज़ उर्दू से ही किया। ये कम लोगों को मालूम होगा कि उन्होंने अपनी उर्दू सहाफ़त का आगाज़ रिसाला आगाज़ जो पाकिस्तान में था वहाँ से किया। दिल्ली आने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ मीडिया का तजुर्बा भी हासिल किया। कुलदीप नैयर दरअसल उन सहाफ़ियों में से हैं जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मेरी उनकी पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब वो दिल्ली में स्टेट्समैन अखबार के एडिटर हुआ करते थे। हमारे एक दोस्त बुजुर्ग थे काजी सज्जा हुसैन साहब, उन्होंने मसनवी रूमी का हाशिए लिखे उर्दू में। उस पर मैं चाहता था कि वो तबसरा कर दें अपने अंग्रेज़ी अखबार में। उस सिलसिले में उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी बात सुनी मुख्तसरन और कहा कि मैं लिख दूँगा। दरअसल उस ज़माने में अंग्रेज़ी अखबारात में किसी उर्दू फ़ारसी किताब पर कोई तबसरा या तज़किरा मुमकिन नहीं था, लेकिन कुलदीप नैयर साहब ने मुझसे वादा किया। मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि रख दीजिए मैं देखूँगा, बल्कि कहा मैं कर दूँगा, और वो किया उन्होंने। कुलदीप नैयर की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों में झांकने की कोशिश करते हैं। गुलामी के वो तारीख दिन कैसे बीते? आपका बचपन इस गुलामी से किस तरह मुतासिर हुआ? जब होश संभाला तो अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे। स्कूल कॉलेज में जाते रहे। यहाँ ये याद है मुझे कि उस वक़्त नेशनल मूवमेंट थी और स्कूलों वाले तो नहीं, कॉलेज में तो पार्ट लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट थी तो कॉलेज में स्ट्राइक करवाई। कुछ प्रिंसिपल से झगड़ा भी हुआ। हमारे दौर में ये ज़रूर था कि रोशनी थी कि भाई अब ये जाने वाले हैं। कितनी देर लगती है अब क्वेश्चन ऑफ टाइम, लेकिन जाने वाले हैं। और ज़ाहिर है कि 1942 के बाद तो बहुत शुरू हुआ और फिर अब अखबारों में बहुत आना था। वैसे एजिटेशंस, लाहौर आओ, लाहौर में पढ़ा तो लाहौर में तो एक बहुत बड़ा माहौल था। वहाँ स्टूडेंट फेडरेशन वो काफ़ी काम करती थी इस बात पे कि अंग्रेज़ बाहर जाएं, और जल्द से जुलूस, कोई डिबेट्स, पैम्फलेट लिखना पढ़ना, ये था। अखबारों में भी चर्चा था। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि उस वक्त जो बैकग्राउंड या जो भी उसके चीज़ों से मुतासर हुआ तो उन्हीं दिनों में से हुआ। आपने अपनी तालीम कहाँ मुकम्मल की और सहाफ़त में आपको कैसे दिलचस्पी पैदा हुई? तालीम आदि तो सियालकोट शहर में हुई, एफ़ए वहाँ किया। फिर लाहौर आया, एफसी कॉलेज से बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री में, और वहीं लाहौर में लॉ कॉलेज भी पढ़ा। तो मेरे पास बीए ऑनर्स एलएलबी की डिग्री थी जब तकसीम हुई। तकसीम के हादसे को आपने किस तरह कबूल किया? मुझे याद है कि मैं उस जगह मौजूद था जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ था 1940 में। उस वक्त तो 15-16 साल का था, लेकिन एक ट्रिब्यून के एडिटर थे, वो वहाँ जा रहे थे, वो मेरे जानने वाले थे, चलो तुम्हें भी ले चलें। तो ऐसा हुआ। मेरे कभी दिमाग में नहीं आया कि ये सही होगा। ऐसे मैंने कहा लोग सब बातें करते हैं, इतने रेजोल्यूशन वगैरह। तो अब जब ये बात लॉर्ड माउंटबेटन ने कह दी कि अब तकसीम होगा, तो हमारे घर में यही एक बहुत बड़ा मौजू था कि भाई अब क्या करें, चलें या ना चलें। हमने फैसला किया कि हम पाकिस्तान में रहेंगे।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तकरीर भी एक की थी, मेरे ख्याल है 11 या 12 अगस्त को, कि अब आप चाहे यहाँ रहिए वहाँ रहिए, अब या तो आप हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं, अब मज़हब का पॉलिटिक्स में कोई तल्लुक़ नहीं, तुम अपने मंदिरों में जाएं, मस्जिदों में जाओ, वो ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता तुम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हो जाओगे। यही दो नेशंस हैं, यही दो कौमें हैं। सियालकोट तो मातृभूमि थी। नन्हे कुलदीप को क्या पता था कि सियालकोट के गली कूचे उनके लिए एक दिन अजनबी बन जाएंगे। फिरंगी आतिशबाजियाँ मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगी। नफरत के अंधड़ एक नई कहानी लिखेंगे। सारा मंजरनामा ही बदल जाएगा। कुलदीप नैयर अपनी आप बीती में लिखते हुए इन नफरत के रंगों को भुला नहीं सके। मैंने कभी नहीं चाहा था कि सियालकोट मुझसे छूट जाए। यहाँ मेरा घर था, यहाँ मैं पैदा हुआ था, यहाँ मैं पला और बढ़ा। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक हिंदू हूँ और पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क, और इसलिए मुझे सियालकोट छोड़ना होगा? एक पीर साहब की मजार थी, हम जब भी परेशान होते वहां चले जाते। खासकर मेरी मां को पीर साहब से बेपनाह अकीदत थी। सियालकोट नहीं छूटा, बल्कि एक पूरी तहजीब छूट गई। आपने अपनी आप बीती में पीर साहब का तस्करा किया है, कुछ उनके बारे में बताइए। मेरे फादर की लेबॉरेटरी थी, जब दुकान थी, हमारा अपना ही एक काफ़ी ज़मीन थी, प्रॉपर्टी कह लीजिए। फादर मेरे और 2 चच्चे, वो दोनों पास पास ही रहते, तो बहुत बड़ा था। तो उसके पीछे एक बाग सा था, तो वहाँ एक कब्र थी। अब ये तो हमें पता था कि कब्र है, लेकिन माँ ने कहा कि ये पीर की कब्र है। तो हमने सबने पीर की कब्र बोला। तो पीर साहब की कब्र का ये तसव्वुर माँ ने ये दिलवाया कि देखो तुम हर जुमेरात के दिन यहाँ एक दिया जलाया करो। तो ये एक हमारी हिस्सा बन गया ज़िंदगी का। तकसीम के वाक़ये पर आपकी कितनी किताबें शाया हो चुकी हैं? जहाँ तक ये किताबों का सवाल है, मेरा ख्याल है एक तो मैंने डिस्टेंट नेबर्स लिखी, दूर के पड़ोसी, फिर एक है इसी मौजू पे तकसीम पे ही वॉल एट वागा, एक किताब टेल्स ऑफ 2 सिटीज़, मैंने अपना सारा वो, वैसे ज़्यादा लिखता रहा हूँ मजमून। किताबें तो इतनी हैं और इतनी भी बहुत हैं मेरा ख्याल है। उस ज़माने में उनका एक कॉलम आया करता था, बिटवीन द लाइन्स, हफ्ते में एक बार, जो बहुत मशहूर था, बहुत मकबूल भी था। असल में कुलदीप नैयर साहब का जो सही मामले जैसे उरूज हुआ है, वो स्टेट्समैन के एडिटरशिप से ही हुआ है, तभी से लोग ज़्यादा उनको मुतारिफ पे। उनका ये कॉलम जो ही वीकली कॉलम था, बहुत मकबूल था। उनकी डायरीज भी हुआ करती वीक में। कुलदीप नैयर साहब के आर्टिकल्स के बारे में सर मैं तो ये कहूँगा कि उनके यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक उनकी वीकनेस है, एक उनकी स्ट्रेंथ है। उनकी स्ट्रेंथ ये है कि उनकी मालूमात इन्फॉर्मेशन बेपनाह हुआ करती थी। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था जो मालूमात उनकी उन कॉलम्स में हुआ करती थी, हम कभी कभी उसको पिकअप भी किया करते थे। लेकिन जो लैंग्वेज उनकी हुआ करती थी, मैं माजरत से ये बात अर्ज़ करूँगा कि वो उनकी कमज़ोरी थी। लेकिन बहरहाल उनके कॉलम्स, उनके आर्टिकल्स बहुत दिलचस्पी से पढ़े थे, दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी। कलम का जादूगर तकसीम के अलमिया से बाहर नहीं निकल सका। शहर जल रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, चारों तरफ आग लगी थी। माँ के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में एक खामोश पुकार भी शामिल थी। कुलदीप, मेरे बेटे, ये जलते हुए मकानों की याद नहीं है। याद है तुम 14 अगस्त को पैदा हुए। आज 14 अगस्त है, तुम्हारा जन्मदिन। ये जलती रोशनी दरअसल जलते हुए हजारों कुमकुमें हैं जो तुम्हारे जन्मदिन का जश्न मना रही है।
आप 14 अगस्त को पैदा हुए और पाकिस्तान भी 14 अगस्त को आज़ाद हुआ। आप इस दिन को किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं अपना बर्थडे यहाँ मनाया करता था। 15 साल से अब बर्थडे बॉर्डर पे मनाता हूँ, क्योंकि 15 साल से कोशिश किया है कि मोमबत्ती वहाँ जलाता हूँ। 15 साल तो सिर्फ 10-12 आदमी थे, पिछले साल कम से कम 4 लाख होंगे। मतलब ये मेरे दिमाग में कि 14-15 अगस्त को ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे उस रात को। तो उस बात को मनाया जाए कि हम चाहे अलग हो गए लेकिन हैं एक ही दिन पैदा हुए। कुलदीप नैयर यानी उर्दू सहाफ़त का एक ऐसा नाम जिसकी हर तहरीर वक्त की आवाज़ बन गई। आपकी शुरुआती तहरीरें किन किन अखबारात में शाये हुई? पहला जो आर्टिकल मुझे याद है अभी तक, हुमायूं कबीर हुआ करते थे, मौलाना आज़ाद के सेक्रेटरी। उन्होंने एक फीचर एजेंसी शुरू की, तो मैं उनके पास पहुंचा। मैंने कहा कि मेरा आर्टिकल भी आप सर्कुलेट कीजिए। तो पहला जो आर्टिकल था, टू एवरी थिंकिंग रेफ्यूजी, ये मैंने, मुझे अभी तक याद है कि लिखा इस बात पे। इंडियन एक्सप्रेस में आया एडिटर, तो वो भी इंडियन एक्सप्रेस का जो नेटवर्क था, उनके चाहे हिंदी के अखबार या तेलुगु, तमिल, सब में छपता था अंग्रेज़ी के अलावा। उसके बाद जो मैंने शुरू किया वो सिंडिकेट कॉलम से शुरू किया। वो 80 अखबारात में छपता है, 16 ज़बानों में छपता है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान में तो हुआ ही, खैर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, ये सब में छपता है। तकसीम के अनदोहनाक वाक़यात, सहाफ़त में दिलचस्पी। कुलदीप नैयर कैरियर के आगाज से ही हमेशा बुलंदी पर रहे। रिपोर्टर, एडिटर, वो जहां भी रहे, जो भी लिखा, अपने ज़मीर की आवाज़ पर लिखा। 1975, 1977 के इमरजेंसी के दरमियान इस बेबाक कलम को जुल्म सितम की तकलीफें भी झेलनी पड़ी, मगर ये कलम कभी ठहरा नहीं, बल्कि नाइंसाफियों के खिलाफ हमेशा आग की बारिश करता रहा। उसके बाद फिर एक ज़माना आया, हालात तेज़ी से बदले, एमरजेंसी लगी। एमरजेंसी में वो गिरफ़्तार भी हुए कुछ अर्से के बाद। उस ज़माने में भी उनके बारे में बहुत शोहरत रहा करती थी कि बड़ा हिम्मत वाला, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, कि जो किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आया और उसने अपना कलम की आज़ादी को बरकरार रखा। उस ज़माने में दिल्ली में 2 बड़े अखबार थे, स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस, जो एक तरह से मिसेस गांधी के ख़िलाफ़ लिखते थे और एमरजेंसी के भी ख़िलाफ़ रहे। बाकी अखबार का मामला दूसरा था। बहरहाल कुलदीप नैयर साहब गिरफ़्तार हो गए। वो काफ़ी अर्से के बाद जब एमरजेंसी ख़त्म हुई तो रिहा हुए। रिहाई के बाद ग़ालिबन उन्होंने स्टेट्समैन वापस नहीं आए, लेकिन वो अपने फील्ड में बराबर लिखते रहे। उसी के बाद मुराद जलसा के ज़माने में उनको एक बार लंदन में हाई कमिश्नर बनाकर भी भेजा गया। इमरजेंसी के वक्त क्या हालात थे? आपकी किस तहरीर पर बैन लगा था? तहरीर पे बैन तो नहीं लगा मैं कहूँगा, लेकिन ये कि भाई जब ये हुआ, शायद 25-26 रात को हुआ, तो 27 शाम को कुछ हवारी मिसेस गांधी से मिल के आए एडिटर, तो मेरे पास पहुँचे। तो मिसेस गांधी ने कहा, उन्होंने सुनाया, ये कहाँ बड़े बड़े अखबार वाले गए, इतने एडिटर, कोई तो बोला नहीं, एक कुत्ता भी नहीं भौंका, ऐसा ही बात किया। तो मैंने फिर दफ्तरों में गया, कुछ दूसरा, मैंने कहा भी कल सुबह को प्रेस क्लब में 9 बजे मिलेंगे, सब एमरजेंसी में। तो वहाँ तकरीबन 105 आदमी मौजूद थे, एडिटर भी थे। तो मैंने एक रेजोल्यूशन पेश किया कि हम ये जो सेंसरशिप है इसको कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं उठा लो। किसी ने कहा कुछ एडिटर भी कैद हो गए हैं, मैंने कहा उनको भी। तो मैंने अपनी दक्षत से सब रेजोल्यूशन मैंने भेजे प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, और मैंने उनको कहा कि आपको इस पर दक्षत करने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई करना चाहे तो बाद में करें, तो वो भेजे। फिर मैं एक्सप्रेस में लिखा करता था, तो मैंने, अब वो तो लिख नहीं सकते थे क्योंकि सेंसरशिप था, तो मैंने ये लिखा, नो मिस्टर भुट्टो नो। तो सब बातें मिसेस गांधी की थी, लेकिन कहा भुट्टो। तो एक 4 जुलाई पे लिखा कि भाई तुम सब कुछ बनो, लेकिन जर्नलिस्ट मत बनना,
ये ऐसा ही पेशा है। फिर वो मुझे जो BC शुक्ला हुआ करते थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बुलाया कि तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो, ये तुम्हारा मतलब तो सब हमारे ख़िलाफ़ है और तुम कुछ और बात करते हो है? मैंने कहा अच्छा, अगर इतनी बुरी बात है तो मुझे नहीं पता था। तीसरे चौथे दिन उन्होंने पकड़। कुलदीप नैयर जी के बड़े साहबजादे सुधीर नैयर जी से उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कुलदीप नैयर जी आपको बाप की हैसियत से कैसे लगते हैं? वो हर चीज़ में मतलब कोई भी छोटा काम होगा तो उस जो भी काम करेंगे उसमें बारीकी तक जाएंगे, ऊपर ऊपर से कुछ काम नहीं करते। ही गेट्स इनटू द डेप्थ, ही गेट्स इनटू डिटेल्स। और कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि जिससे लगेगा कि देखिए उन्होंने ये एंगल नहीं सोचा, ये काम नहीं सोचा, ये एस्पेक्ट नहीं सोचा। चाहे अपने राइटिंग में करें, चाहे अपनी मूवमेंट में करें, जो इतनी वो मूवमेंट्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं, या किसी किस्म का भी काम करें तो हर काम की बारीकी तक जाते हैं। क्या उनकी किताबें आपने पढ़ी हैं? हाँ जी, सारी किताबें पढ़ी। और दूसरों की तहरीरों से कुलदीप नैयर जी की तहरीरें कितनी अलग लगती हैं आपको? मैं अगर ऑब्जेक्टिवली देखूं तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ उनके आर्टिकल्स में लगती है वो ऐसा है कि वो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं और बड़े सिंपल पॉइंट्स लिखते हैं कि जो सबको समझ आ सके। तो ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता, बट जो भी मुझे मिलते हैं जो कहते हैं उनको कहते हैं कि देखिए जी कि उनके आर्टिकल बहुत सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सीधे हैं और टू द पॉइंट है। और उनके जो पॉइंट्स हैं वो जो आम आदमी को भी अच्छी तरह समझ आ जाते हैं। वो कोई हाई फ्लोन फिलॉसफी नहीं लगाते, टॉपिकल चीज़ लिखते हैं और सिंपली लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं कि सब लोगों को समझ आ सके। उनकी कौन सी तहरीर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? उनकी वो किताब थी द जजमेंट, वो मुझे सबसे अच्छी लगी। हम गुफ्तगू करते हैं उनकी शरीके हयात भारती नैयर जी से। तो भारती नैयर जी, आपकी शादी कब हुई थी? 49 में हुई। हाँ, पार्टीशन के 2 साल बाद हुई। और तब पंजाब की जो कैपिटल था ना वो शिमला था। अच्छा। तो गवर्नमेंट वहीं पे थी, तो हमारी शादी शिमला में ही हुई थी। मेरे फादर उस वक़्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। तो बारात वहीं को जलंधर से, मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे तो सियालकोट से थे। तो जब पार्टीशन हुआ उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर दिल्ली रहे, फिर उसके बाद देखा उन्होंने कि दिल्ली में उनका दिल नहीं लगता, तो वो जलंधर में सेटल हो गए, क्योंकि सियालकोट के काफ़ी लोग जलंधर थे। सो वो उन्होंने वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो बारात जलंधर से आई। क्या आपने कुलदीप जी की कुछ किताबें पढ़ी हैं? सब पढ़ी हैं, जो लिखते हैं सब पढ़ती हूँ। एक लफ्ज़ पढ़ती हूँ क्या लिखा है। कई दफ़ा कुछ सजेशंस भी देती हूँ, कई दफ़ा तो मान जाते हैं, कई दफ़ा नहीं मानते। पर अभी भी जो आर्टिकल करते हैं ज़रूर पढ़ती हूँ, पहले मैं पढ़ती हूँ। शादी के इतने वर्षों के बाद आप उनमें क्या तब्दीलियाँ महसूस करती हैं? अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। शादी के बाद नहीं आती। पर हाँ, इनको अब ये हो गया है कि ये ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि जब ये इतनी जद्दोजहद कर रहे थे और प्रोफेशन में भी थे और उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहले रहे, तो उसमें इनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि बच्चों के साथ, अपने हमारे 2 लड़के हैं तो इनके पास टाइम नहीं होता था कि बच्चों के साथ टाइम बिता सकें। कुलदीप नैयर से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उनके बारे में कुछ मज़ीद जानने के लिए आइए उनके दोस्तों से कुछ गुफ्तगू करें। कुलदीप नैयर साहब बहैसियत जर्नलिस्ट आपकी नज़र में कैसे हैं? देखिए, मेरा तो उनके साथ बहुत 60 साल से ऊपर से ताल्लुक़ है। मैं और वो लाहौर में लॉ कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे और उसके बाद बहुत हम नज़दीक रहे और इसके बाद भी जब यहाँ आए हिंदुस्तान में उनके साथ हमारा बहुत रहा। उनके साथ तो रिश्तेदारी भी बहुत है, मगर रिश्तेदारी से ज़्यादा हमारा दोस्ताना बहुत है। रिश्तेदारी सेंस पे है कि
मिसेस कुलदीप नैयर मेरी सिस्टर है और कुलदीप जी की सिस्टर मेरी वाइफ है। इट वाज अ वेरी टॉप फैमिली। कुलदीप साहब की सियालकोट में उनके जो वालिद साहब थे, ही वाज वन ऑफ द टॉप थिंग्स। ना वो ना हमारी फैमिली कोई पाकिस्तान से आना चाहती थी। ऐसे में फिर कुलदीप साहब को तो पहले इसलिए भेजा कि वो हिंदू मुस्लिम रिकन्सिलिएशन में करते थे। उनकी जो फैमिली आई वो भी थोड़ा सा सामान लेके आई विदेश के वापस जा सके। फिर आके इन्होंने यहाँ पहले उन्होंने पता होगा को उर्दू में उन्होंने करा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोथ कुलदीप एंड माई सेल्फ were witness to the not witness to actual tragedy but immediately जो महात्मा गांधी जी की हुई। हम उस वक़्त अमूमन हमारा होता था कि हम शाम को हम लॉ में जाते थे, वो अपना किसी पेपर वगैरह में तो इंडिया गेट मिला करते थे। तो वहाँ हमको खबर आई कि गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। तो हम हमारा उस वक़्त वो था मोटरसाइकिल, उसके पीछे वो बैठ के हम दोनों वहाँ गए। तो 30 जनवरी जो था, तो रास्ते में हम दोनों को इतनी घबराहट हो रही थी कि शायद ये कत्ल किसी मुस्लिम भाई ने ना करा। बहुत घबराहट थी। जब वहाँ पहुँचे और मालूम पड़ा कि नहीं किसी हिंदू ने करा, तो वो जो दुख और शौक था वो तो था ही, मगर इस मामले में एक, क्योंकि हम दोनों का उस वक़्त ख्याल था कि बहुत तूफान खड़ा हो जाएगा अगर ऐसी बात। वो जवाहरलाल साहब की जो आप फ़ोटो देखते हैं, वो उस पर गेट पर चढ़े हुए बोल रहे हैं 30 जनवरी को कि द लाइट हैज़ गॉन आउट। कुलदीप एंड माई सेल्फ आर आई विटनेस टू दिस। बाहर हम खड़े थे, वो उस वक़्त वहाँ आए। आपने कुलदीप नैयर साहब की किताबें पढ़ी हैं? हाँ, बहुत सा हर किताब पढ़ी है। कुलदीप नैयर साहब की कौन सी किताब आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आई थिंक इज बिटवीन द लाइन्स पे जो उन्होंने करा है। बट यू नो आई डोंट थिंक इट्स राइट टू कंपेयर इन दैट सेंस, क्योंकि इनकी जो किताबें हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं। इट्स नॉट लाइक नॉवलिस्ट कि भाई आपको कौन सी नॉवल, चार्ल्स डिकेंस की कौन सी नॉवल सबसे ज़्यादा पसंद है। बिटवीन द लाइन्स में एक डिफरेंट है, इंडिया आफ्टर नेहरू डिफरेंट है, इसी एमरजेंसी की किताब जो है वेरी पावरफुल बुक, वो डिफरेंट है। और एक्चुअली आपने उनको देखा जो लेटेस्ट स्कूप्स है उनकी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू डेडिकेट दैट स्कूप्स हिज लेटेस्ट बुक। ही इज़ टोटली फियरलेस। हम गुफ्तगू करते हैं मशहूर सहाफ़ी और दानिश्वर जनाब असद मुफ्ती साहब से। कुलदीप नैयर साहब को आप कब से जानते हैं? ये तकरीबन ये कोई 25 साल से जो है इनसे मेरा जो है क्या आपके ये मुलाकात तो नहीं, दोस्ती कह लीजिए, वो है। मुझसे सीनियर हैं, जैसे सीनियर बुज़ुर्ग होते हैं, इनके तजर्बात से फ़ायदा भी मैं उठाता हूँ। और इनका जो दोस्ती का इनका मेरा है वो 25 साल पे मुहित है। और इसके अलावा भी मैं समझता हूँ ये कि कुलदीप नैयर साहब, ये जो बर्रा सग़ीर है, सब कॉन्टिनेंट है, अगर आप कल्चर के हवाले से देखें तो मैं समझता हूँ कि लता मंगेशकर जो हैं वो एक पुल हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और अगर आप सहाफ़त के हवाले से देखें तो मैं समझता हूँ कुलदीप नैयर एक पुल हैं। कुलदीप नैयर साहब की किन तहरीरों ने आपको मुतासिर किया, कुछ उनके बारे में बताइए। देखिए साहब, बात यूँ है कि एक तो वो कॉलम लिखते हैं जो करंट अफेयर पे है, जो बिल्कुल आप समझिए कि रोज़मर्रा जो है प्रॉब्लम उन पे भी है, और उसके अलावा दोनों मुल्कों में जो सियासत चल रही है उन पे भी है। लेकिन इसके अलावा उनकी किताबें, भगत सिंह पे जो है किताब बहुत अच्छी है, स्कूप उनकी एक किताब है वो बहुत अच्छी है, पार्टीशन के बारे में है, पुरानी इनकी यादें जब ये पढ़ा करते थे और स्कूल में कॉलेज में, वो उस ज़माने की। उसके अलावा जो है कॉलम जो है इनके, ज़्यादा इनकी पहचान जो है वो करंट अफेयर से है। और वो मैं समझता हूँ कि हरफ आखिर कह लीजिए आप, या उनकी अप्रोच जो है वो इतनी जेन्युइन और हकीकत पसंदाना है कि आदमी उससे डिनाई नहीं कर सकता। आप उन्हें फलांग नहीं सकते कि आप फलांग के आगे निकल जाइए। जब वैसे भी अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती की बात होगी
तो कुलदीप नैयर जो है उनके मैं समझता हूँ वो सुर्खेल होंगे, सबसे पहले उनका नाम आएगा। कुलदीप नैयर साहब मुस्तकिल अपना एक कैंपेन चला रहे हैं जिसके दो बहुत वाज़े मतलब आस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि वो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े अलमबरदार हैं, हिंदू मुस्लिम दोस्ती अमन इस सब बातों के बहुत बड़े पैगंबर वो हैं। दूसरा, वो पड़ोसी मुल्कों से या ख़ास तौर से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अच्छा दोस्ताना देखना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग हकीकत में ऐसे होते हैं जिनके बारे में सोचते ही फराख का ये शेर याद आ जाता है। आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरों, जब ये ख्याल आएगा उनको, क्या तुमने फराख को देखा था। नन्हे कुलदीप को कुलदीप नैयर बनने में ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। वो हमेशा उस रास्ते पर चले जहाँ अज़मतों की ऊंची चोटियाँ और बुलंदियाँ उनका इंतज़ार कर रही थी। हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए क्या क्या इम्कानात हैं? इम्कान तभी हैं कि लोग पढ़ें, उर्दू पढ़ें। यहाँ तो कोई दिल्ली में तो कोई स्कूल भी नहीं मिलता जहाँ पढ़े, कहाँ पढ़े कोई। मैंने कोशिश की अपने बच्चों को पढ़ाने की, कोई जगह ही नहीं, स्कूलों में तो उर्दू है ही नहीं, तो कहाँ पढ़े। कुछ इंडिविजुअली लोगों ने शुरू किया है। अब हिंदी में भी आप देखिए तो जो गज़ल लिखते हैं उसमें उर्दू की झलक आती है, वो है, लेकिन उर्दू की फैसिलिटी पढ़ाने की बहुत होनी चाहिए, जो है नहीं। ये थे हिंदुस्तान के मशहूर सहाफ़ी कुलदीप नैयर, जिनकी तहरीरें हम सब के लिए मशअल राह हैं, और ख़ासकर उन नौजवानों के लिए जो सहाफ़त को अपनी मंजिल या अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं।